आज भी मैं एक बड़े गुस्से में तेज़ ड्राइविंग करते हुए बीच पर पहुंचा था। मुझे एकता ने बुलाया था। मैं इस लड़की से तंग आ चुका था। अभी मैं उसके धमकी देने पर यहाँ पहुंचा था। कहने लगी कि अर्पित, अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर बीच पर नहीं पहुंचे तो मैं यहीं पर डूब कर अपनी जान दे दूंगी। तब शायद तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आएगा। मुझे उसके प्यार से चिढ़ होने लगी थी। जितनी शिद्दत वो अपनी मोहब्बत की मुझे दिखाती थी, मुझे उतना ही उस पर गुस्सा आने लगता था। जब मैं बीच पर पहुंचा तो मैंने बड़े गुस्से से उसे देखा था। वो सामने ही सीमेंट के बने बेंच पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतरा, जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बहुत बदतमीज़ लड़की हो तुम। तुम्हें पता भी है कि मैं अपनी एक ज़रूरी मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ। वो कहने लगी, अर्पित, अगर तुम नहीं आते तो मैं सचमुच इस समुंदर में डूबकर अपनी जान दे देती। वो मेरी दीवानगी में कुछ भी कर सकती थी। मुझसे कहने लगी कि 7 दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए तक कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बहाने बना रहे हो। तुम जानते हो कि अगर मैं तुम्हें 2 दिन ना देखूं तो मुझे बेचैनी होने लगती है, मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है कि तुम नज़र नहीं आओगे तो अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। ये सुनकर मैं खुद पर जितना बीत रहा था उतना ही कम था। मैंने कहा, बस भी करो, कोई किसी की खातिर मरता नहीं है। वो कहने लगी, नहीं, मैं मर सकती हूँ। कहो तो अभी तुम्हें समंदर में अपनी जान देकर दिखा सकती हूँ। मैंने कहा, बस भी कर दो एकता, ये सब कहने की बातें होती हैं। और प्लीज़ अभी ऐसा कोई नया ड्रामा शुरू ना कर देना। मैं बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलो ना अर्पित, गीली रेत पर नंगे पैर चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आ तो चुका था, इसलिए अपने शूज़ उतार कर अपनी गाड़ी में रखे। उसने भी अपनी सैंडल उतार कर रख दी। रेत पर चलते हुए ढेर सारी बातें वो मुझसे कर रही थी। अब मैं बार बार अपने हाथ पर भरनी घड़ी में टाइम देख रहा था। मैं और एकता यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और अब तो जॉब भी करने लगे थे। लेकिन एकता की मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरी करने के बाद 2 साल हो गए जॉब करते हुए, और इन 2 सालों में एकता मुझसे कई बार कह चुकी थी कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं हमेशा टाल जाता था क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं अभी शादी जैसी जिम्मेदारी संभालना ही नहीं चाहता था। आज भी बीच पर नंगे पैर रेत पर चलते हुए वो मुझसे कहने लगी, मेरा एक और रिश्ता आया है अर्पित, मैं कब तक इंतज़ार करती रही हूँ। मेरी माँ तो कह रही थी कि अपनी उम्र देखो, अगर अब भी तुमने शादी से इनकार किया तो बार बार अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा, तुम इनकार क्यों कर रही हो, कर लो शादी। मैंने कंधे उचकाकर लापरवाही दिखाई थी, लेकिन उसके चेहरे की तो जैसे रंगत ही पीली सी पड़ गई थी। कहने लगी, कैसे कर लो शादी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती। किसी और के बारे में सोचना भी मुझे पाप लगता है। मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे ही शादी करना चाहती हो तो फिर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। मजाक ना करो, वो कहने लगी, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? तुम फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी मजबूत हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप को कोई एतराज़ होगा। फिर मैं भी तो जॉब करती हूँ, हम मिलकर मैनेज कर लेंगे। मेरी जॉब बहुत अच्छी फील्ड में थी, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, पैसों का मसला नहीं है, बस मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो कहने लगी, अर्पित, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। इस बार मेरा रिश्ता बहुत अच्छा आया है। मेरे पापा मुझ पर बहुत जोर डाल रहे हैं। कब तक मना करती रहूंगी और क्या कहूंगी उनसे? मैंने कहा, तो कर लो शादी, मना किसने किया है? क्यों नहीं समझती हो? मुझे अभी 1 साल का वक्त चाहिए और इसके बाद भी कुछ पता नहीं कि मैं शादी करता हूँ कि नहीं। मेरी बात सुनकर वो रो देने की थी। कहने लगी, काश के जो मेरे दिल को लगी है वो तुम्हारे दिल को लग जाए, तो तुम्हें पता चले कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। पिछले कई सालों से मैंने सोकर नहीं देखा। जब से तुमसे मोहब्बत की है मैंने तो अपनी ज़िंदगी से सुख चैन नाम की चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तुम फ़ोन पर बात नहीं करते तो मेरी बेचैनी का ये हाल होता है कि मैं जले पाँव की बिल्ली बने कमरे में चक्कर काटती रहती हूँ। जब तक तुम्हारी आवाज़ न सुन लूँ मुझे चैन नहीं आता। फ़ोन नहीं उठाते तो 100 ख्याल मुझे आने लगते हैं। मैं कितना परेशान हो जाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तुम मुझसे मिलते नहीं हो तो लगता है कि एकदम सांस रुक जाएगी, मौत आ जाएगी, और तुम मेरी हालत से मज़े उठाते हो। तुम्हें एहसास तक नहीं। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम भी मुझे सज़ा दे दो, जाओ कर लो किसी और से शादी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर रहकर दिखा दूंगा। मैं बहुत लापरवाही से बोला। उसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगी, जब मर जाऊंगी शायद तब तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आएगा, लेकिन इस यकीन का मैं क्या करूंगी? मैंने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस दिन तुम्हारी अर्थी में ज़रूर शामिल होऊंगा। मैंने उसकी इस हालत का भी मजाक उड़ाया था। जानता था कि वो ऐसी ही है, और वो भी जानती थी कि मैं हर बात का मजाक ही करता हूँ। वो रोती रोती जा चुकी थी। मैं भी वापस अपनी गाड़ी में बैठकर मुस्कुराता हुआ घर पहुँच गया। जानता था कि अब शाम को वो फ़ोन करेगी, मुझसे लड़ेगी, बात झगड़ेगी, बात फिर ख़त्म हो जाएगी।
मैं और एकता पिछले 5 सालों से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। कई बार उसने मेरी खातिर अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए थे। सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, उसके माँ बाप भी ठीक ठाक थे, इसलिए उसके अब तक जितने भी रिश्ते आए सभी बहुत अच्छे थे। लेकिन मेरी मोहब्बत में वो पूरी डूब चुकी थी। मैं शुरू से ही लापरवाह इंसान था। मोहब्बत का इजहार तक उसने किया था। हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती बहुत थी, नेचर बहुत मिलता था। यही वजह थी कि जब हमारी दोस्ती प्यार में बदली तो हमें पता ही ना चला। लेकिन मैं एक हद तक ही जा पाया था। लेकिन एकता तो शायद मुझसे इश्क करने लगी थी। मुझे देखती नहीं थी तो उसकी हालत ख़राब होने लगती थी। कभी कभी मैं जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठाता था। नींद में होता था। मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देता। उसका नंबर कई बार मेरे मोबाइल पर जगमगाता रहता और वो फ़ोन पर फ़ोन करती रहती और मैं नींद के मज़े लेता रहता। मुझे परवाह ही नहीं होती थी। सुबह उठकर उसे फ़ोन करता तो वो कहती, कहाँ थे तुम, रात से मैं सोई नहीं, इतनी परेशान थी कि ना जाने तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, एक बार मैसेज कर दिया करो ताकि मैं भी चैन से सो सकूं। मैंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है परेशान होने की। मुझे उसकी बेताबियाँ, बेकरारियाँ, मेरे लिए बेचैन होना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब रात तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया था। पहली बार मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैंने कहा, ठीक है, नाराज़ है, पिछले 5 सालों से मुझे मना रही है, हो सकता है मुझसे भी यही उम्मीद रखती हो कि मैं भी उसे मनाऊं। लेकिन मैं भला क्यों मनाऊं। मैं जानता हूं कि अगर एक रात मुझसे नहीं बोलेगी तो सुबह सुबह फ़ोन कर देगी। मेरी मोहब्बत में वो पागल है, मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आई, अब बार बार मैं अपना मोबाइल देख रहा था। शायद अब उसका फ़ोन आ जाए, शायद अब उसका फ़ोन आ जाए। लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। पहली रात थी जब मैं सुकून से सो नहीं पाया था। बार बार मेरी आंखें खुलती और मेरी नज़र सबसे पहले अपने मोबाइल पर जाती। मुझे ऐसा लगता जैसे उसका फ़ोन आया है। मैं फ़ोन उठाकर देखता तो किसी की कॉल नहीं आई होती थी। पहली रात मेरी बड़ी बेचैनी से गुजरी। मैंने सोचा कि सुबह खुद ही फ़ोन करेगी और मैं उसे इस बार बहुत नखरे दिखाऊंगा। लेकिन मुझे हैरत का झटका लगा था क्योंकि पूरा दिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया था। मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती थी। मेरी आवाज़ सुने बगैर उसे चैन नहीं आता था। ये कैसे मुमकिन था कि वो मुझे 24 घंटे फ़ोन ना करे। मीटिंग के दौरान भी मेरा दिमाग मीटिंग में नहीं था बल्कि एकता की तरफ लगा हुआ था। रात तक मैं बेबस हो गया था क्योंकि मोहब्बत तो मैंने भी उससे की थी। मैंने सोचा कि खुद ही फ़ोन कर लेना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि मुझे इतना बड़ा धचका भी लग सकता है। मैंने जैसे ही एकता को फ़ोन किया उसका फ़ोन बंद था। दिल में कई ख्याल से आने लगे कि कहीं लड़की ने सचमुच खुद को कुछ ना कर लिया हो। मैंने बड़ी बेचैनी से अपनी किसी दोस्त को फ़ोन किया जो कि एकता की भी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा, मनीषा, ये एकता का फ़ोन क्यों बंद है। वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा, देखो, सब खैरियत तो है ना। हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो आई थी जॉब पर, ठीक थी, बातें भी कर रही थी, बस कुछ कुछ चुप चुप सी थी। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा इत्मीनान में हुआ था कि चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा शायद अभी नाराज़गी दिखा रही है। लेकिन मैं जब भी उसे फ़ोन करता उसका फ़ोन बंद ही मिलता था। फिर मुझे पर ये राज भी खुल गया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा कदम वो कैसे उठा सकती है। वो तो मरती थी मुझ पर। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, इसलिए उसी शाम मैं अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर उसके ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। वो मनीषा के साथ ही अपनी कंपनी से बाहर आई थी। बस एक नज़र उसने मुझे देखा और अपनी आंखें फेर ली। फिर मनीषा के साथ अपनी गाड़ी में बैठने लगी। ऐसा भी पहली बार हुआ था, वरना वो मुझे देखकर नाराज़ भी होती तो मेरी गाड़ी के पास आ जाती थी, गाड़ी में बैठती थी और मुझसे लड़ना शुरू कर हो जाती थी। बात खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार वो अपनी गाड़ी में बैठी थी, मनीषा को वही ड्रॉप करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उसकी गाड़ी की फ्रंट ड्राइविंग सीट पर जाकर उसका शीशा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद उसने शीशा नीचे किया था। कहने लगी, क्या है। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या। चलो गाड़ी से नीचे उतरो, मेरे साथ चलो, मनीषा को भी मैं रास्ते में छोड़ दूंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहने लगी, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मैं तो उसका ये रूप देखकर जितना भी हैरान होता उतना कम था। एकता, तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम ही हो। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। इतनी बेरुखी तो उसने ज़िंदगी में मेरे साथ नहीं की थी। कहने लगी, अर्पित, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है, पहले मनीषा को भी छोड़ना है, इसलिए प्लीज़ जाओ यहाँ से। तुम भी बिजी रहते हो, जाकर पहले अपनी मीटिंग्स ख़त्म करो। मैं समझ गया कि वो नाराज़ है। मैंने बड़े गुस्से से उससे कहा। मैंने कहा, ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा, एकता, आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। वरना मेरी इस बात पर उसकी रंगत फीकी पड़ी थी, लेकिन बहुत जल्द संभल गई। कहने लगी, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी, ना ही तुमसे मिलने के लिए कहूँगी। मैंने कहा, ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। ये कहकर मैं भी अपनी गाड़ी की तरफ बड़े गुस्से से बढ़ गया था। वो भी जा चुकी थी। एक हफ्ता गुजर गया था।
लेकिन उसने ना फ़ोन किया था ना ही कुछ कहा था, और इस एक हफ्ते में मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। मैं तो उसे कितनी शिद्दत से चाहता हूँ। मुझे अब एहसास हुआ था शायद इंसान को कदर उसी वक्त आती है जब वो किसी चीज़ उससे थोड़ी दूर होती है। मैं भी एकता की इम्पोर्टेंस को अब समझा था। ये मेरा ख्याल था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है और मेरे बगैर जी नहीं सकती, लेकिन मैं उसके बगैर रह सकता था। ये मेरी बहुत गलत सोच थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। पहली बार ये लगा कि वो कहीं से भी आ जाए, बस मेरी आंखों के सामने आ जाए, उसकी कोई कॉल आ जाए। मैं उसकी बेताबियाँ बेकरारियाँ सुनने के लिए बेताब था। मेरे कान उसकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे। मैं सोच चुका था कि मैं अब ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। इन 8 दिनों ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मुझे ये बता दिया था कि वो मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। मेरे माँ बाप जिंदा न थे। पिछले साल ही एक हादसे में दोनों की डेथ हो चुकी थी। उन दिनों भी मुझे एकता नहीं संभाला था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसके लिए रिश्ता ले जाता हूँ। फिर मैं एक अच्छी फर्म में जॉब करता हूँ, उसके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं शाम को एकता के घर पहुंचा तो वो बहुत हैरान थी, परेशान थी। उसके माँ बाप मुझे देखकर हैरत का इजहार कर रहे थे। कहने लगे, कौन हो मिस्टर, क्या काम है? मैंने कहा, आप मुझे जानते हैं, मैं आपसे एकता के रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरी बात सुनकर एकता की आंखों में आंसू जगमगाए थे। उसके पापा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगे कि अच्छा, तो वो तुम हो जिसने मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर रखा था। उन्होंने कहा कि देखो मिस्टर, अपनी बेटी का रिश्ता मैं तय कर चुका हूँ, बहुत जल्द इसकी शादी करने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। आइंदा दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। ये सुनना था कि मेरे होश उड़कर रह गए। मैंने एकता की तरफ देखा, वो भी चुप थी। मैंने कहा, एकता, तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? इनसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे बगैर रह नहीं सकती। वो चुप थी, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी थी कि बिन पानी की मछली तड़प रही हो। मैं एकता के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, एकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज समझाओ अपने माँ बाप को। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसके पापा मेरे पास आए। कहने लगे, देखो लड़के, निकलो बाहर यहाँ से, वरना मैं अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगा। मैंने कहा, अंकल, आप प्लीज इसका रिश्ता तोड़कर मेरे साथ कर दें, ये मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे बगैर ना तो ये रह सकती है ना मैं। मर जाएगी आपकी बेटी, मैं जानता हूँ। लेकिन वो कहने लगे कि मुझे रिश्ता स्वीकार नहीं। तभी एकता बोली, मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं शादी करूंगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैंने उसे अपने लिए रोते देखा था, तड़पते देखा था। ये वो वाली एकता तो नहीं थी। मैं बड़ी परेशानी में वहां से निकला और मनीषा को फ़ोन किया और उसे पूछने लगा हुआ क्या है, वो कैसे इतनी जल्दी बदल सकती है। वो कहने लगी कि जिस दिन तुमने बीच पर उसके साथ बेरखुई से बात की थी, वो एकता की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। वो कहने लगी कि बहुत मुश्किल से उसकी तबीयत संभली थी। कई घंटे वो बेहोश रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष से हुई थी। वो उसी से इलाज करवा रही थी। ऐसे बहुत से केसेस उन्होंने मिनटों में हल किए हैं और ये उसके इलाज का नतीजा है कि आज वो काफ़ी संभल चुकी है। मैंने कहा, मैं नहीं मानता, डॉक्टर दिल की दुनिया नहीं बदल सकते। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो एकता के दिल से मेरे प्यार को निकाल सके। मैंने कहा, मनीषा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पहले भी करना चाहता था। मुझे उससे मोहब्बत थी और अभी भी है। उससे कहो कि वह अपने माँ बाप से कहे कि मेरा रिश्ता एक्सेप्ट कर लें। मैं मनीषा से रिक्वेस्ट कर रहा था। वो कहने लगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरी दोस्त संभली है। पिछले 5 सालों से उसने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें टूटकर चाहा है, तुम्हारा इंतज़ार भी बहुत किया। 5 साल उसने तुम्हारी खातिर बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराया है। इस बार वो बहुत टूट चुकी है। मैं नहीं समझती कि अब वो तुम्हें अपना लेगी। मेरी तो ये हालत थी कि एकता के बगैर मर जाऊंगा। मैंने कहा, ऐसा मत कहो मनीषा, मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी, बस अपना करियर बनाना चाहता था। वो कहने लगी, अर्पित, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। तुम एक अच्छी जॉब कर रहे थे, तुम्हारा घर अपना था, फिर एकता हर तरह से तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार थी, लेकिन तुम्हें उसकी फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं था। इसके बाद जो कुछ मनीषा ने मुझसे कहा, मैं सुन नहीं सकता था। वो कहने लगी, देखो अर्पित, अब उसका पीछा छोड़ दो। वो अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आई है, उसे जीने का हक है, तो उसे जीने दो। मैंने कहा, तो मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगा। वो कहने लगी, तुमने उससे प्यार नहीं मजाक किया था, हर बार उसकी हर बात का मजाक उड़ाते रहे, उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते रहे, उसे इंतज़ार की सूली पर लटका दिया। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? मैंने कहा, मनीषा, मैं हर गलती का भुगतान करने को तैयार हूँ। वो कहने लगी, अगर कोई मदद कर सकता है तो वो डॉक्टर आशुतोष कर सकता है, क्योंकि इस वक्त वो उसी के इलाज के असर में है और वो जो कहता है एकता वही करती है। मैंने उस डॉक्टर का पता लिया और उसके पास पहुंच गया। काफ़ी लंबी लाइन थी उसके पेशेंट की।
मैंने रिसेप्शन पर कहा भी कि मुझसे मुलाकात करे, लेकिन वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब सिर्फ पेशेंट को चेक करते हैं, मुलाकातें किसी से नहीं करते। मैंने उसकी स्लिप बनवा ली। 2 घंटे बाद अपनी बारी का इंतज़ार किया। इन 15-20 दिनों में मेरा हाल बिखर कर रह गया था। ना मुझे शेविंग करने का होश था, ना बाल बनाने का, वरना मैं तो बहुत स्मार्ट से बना रहता था। अपना बहुत ख्याल रखता था। एकता की मोहब्बत ने तो जैसे मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो कहने लगी, जी क्या मसला है आपके साथ? काफ़ी हैंडसम नौजवान था, मेरा ही हम उम्र होगा या शायद मुझसे 1-2 साल बड़ा हो। मुझे उसे देखकर बड़ा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरा मसला तुम हो। मेरे कड़े लहजे पर उसके माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, मिस्टर क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा, एकता का इलाज तुम कर रहे हो ना? वो कहने लगा, कौन एकता? मेरे पास बहुत लड़कियां आती रहती हैं, मुझे किसी का नाम याद नहीं है। मैंने कहा, एकता राज सिंह। ये कहकर मैंने मोबाइल में उसकी फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखने के बाद वो मुझे देखने लगा। कहने लगा, अच्छा तो आप ही हो वो जिसने इस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना रखा था। मैंने कहा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वो कहने लगा, हाँ, मर्द को अगर मोहब्बत प्लेट में सजी हुई मिल जाए तो उसे कभी भी कदर नहीं होती। मैंने कहा कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो कहने लगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, तुम एकता से कहो कि मुझे माफ़ कर दे और जहाँ उसका रिश्ता तय हुआ है वहाँ इनकार कर दे और मेरे रिश्ते पर अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। मेरी बात पर वो कहने लगा, मैं ऐसा क्यों कहूँ? फिर कहने लगा, देखो, उसके पापा से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। जहाँ इसका रिश्ता तय हुआ है वो लड़का तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, देखने में भी तुमसे स्मार्ट है, डैशिंग है, तुमसे ज़्यादा कमाता है, तुमसे ज़्यादा अच्छी जॉब पर है, तुमसे अच्छा घर भी होगा, गाड़ी भी तुमसे अच्छी होगी, हर चीज़ में वो तुमसे बेहतर है और वो लड़की ऐसा ही जीवन साथी डिज़र्व करती है। तुम्हें वो मिल भी जाए तो तुम उसे ऐसे ही बेकदरों की तरह रखोगे जैसे तुमने पहले रखा था, कभी भी इसकी कदर नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो कहने लगा, सब दावे होते हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता, वरना एकता मर चुकी होती। मैं तो ऐसी लड़कियों का इलाज करता हूँ जो कि लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठती हैं और ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं मिला तो वो मर जाएंगी। मैं तो ऐसी लड़कियों को उन्हें सीधी राह दिखाता हूँ, उनका इलाज भी करता हूँ, उन्हें समझाता भी हूँ कि ऐसे लड़के इस काबिल नहीं होते कि उनकी खातिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया जाए। अगर एकता के दिल में खुद ये ख्याल आ जाए तो आ जाए, वरना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं उस डॉक्टर की शक्ल देखता रह गया था। कहीं ना कहीं कसूर मेरा ही था। मैंने वाकई एकता की कदर नहीं की, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि मैंने हीरो को खोया है, लेकिन मेरे हाथ में पछतावों के अलावा और कुछ नहीं था। काश कि मैंने उसकी कदर की होती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। रोज़ उसके ऑफिस, उसके घर के चक्कर काटने लगा और आखिरकार मेरी कोशिशों का नतीजा निकल ही आया। एकता को मुझ पर तरस आ ही गया। उसके दिल से मैं कभी निकला ही नहीं था। बस वो किसी तरह मुझे भूल जाना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। उसके माँ बाप ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी और फिर हमारी शादी हो गई। आज हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने एकता को वही इंपॉर्टेंस दी जो वो डिज़र्व करती थी। मैंने उसे टूट कर चाहा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।